नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए सत्संग में। तो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और आज है पंचायती राज। तो पंचायती राज सिस्टम भारत में क्यों शुरू किया गया और पंचायतों की जरूरत क्यों थी, तो इसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। हर एक एग्जाम में नॉर्मली आता ही आता है। तो गांधी जी का क्या सपना रहा है पंचायतों के मामले में, क्योंकि देखो, जब तक स्थानीय स्वशासन देश तभी मजबूत हो सकता है जब स्थानीय स्वशासन मजबूत है। अगर लोकल बॉडीज, लोकल स्तर पर अगर प्रशासन नहीं सही चल रहा है तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो गांव में जैसे क्या होता है ना कि भारत जो है ना अधिकतर ग्रामीण तबके से आता है, किसानी पृष्ठभूमि का है भारत, किसान पृष्ठभूमि रखता है। तो बहुत सारे क्या होते हैं कि मामले जो होते हैं अदालतों में ना जाए, अदालतों में जाने से पहले वो गांव पंचायतों के द्वारा ही खत्म कर दी जाए। तो इस तरीके से क्या हुआ कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई, किस प्रकार से शुरुआत हुई और कैसे कैसे हिस्ट्री रही है इसकी, तो इसके बारे में हम आज विस्तार से पढ़ने वाले हैं। चलो जल्दी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि पंचायती राज क्या है कि आपका ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति। तो यहाँ पर क्या होगी, ग्रामीण स्तर पर ही शासन चले। जैसे गांव का प्रधान है, ग्राम सभा बना दी गई, ग्राम सभा में एक प्रधान हो गया। तो लोकल जो लोग हैं उनको, अब मेन चीज है कि एक गांव का आदमी सीधे मुख्यमंत्री के पास तो पहुंच नहीं सकता है कि आप जाइए किसी भी अपने स्टेट कैपिटल में जाके मुख्यमंत्री से मिलिए, वहां अपनी समस्या बताइए। ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि नॉर्मल आदमी इतना कहाँ पोटेंशियल रखेगा कि वहां तक पहुंच पाए, इतना उनको नॉलेज का अभाव होता है। तो इसलिए क्या है कि स्थानीय स्वशासन के आधार पर पंचायती राजों की स्थापना करेगी कि गांव में एक प्रधान का चुनाव हो, प्रधान के पास लोग अपनी समस्या लेके जाते हैं, प्रधान फिर आगे बढ़ाता है उस समस्या को और उस समस्या का समाधान हो जाता है। तो इसी तरीके से ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति की शुरुआत पंचायती राज के द्वारा हुई। और 73वें संविधान संशोधन, ध्यान रखना है 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 के द्वारा, इस पंचायती राजों को शामिल किया गया हमारे संविधान में। तो संविधान जब बना था तो उसमें बहुत सारी चीजें नहीं इन्वॉल्व की गई। बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ा देश, वैसे वैसे नए नए सुधार निकल कर आए। जब नए नए सुधार निकल के आते हैं तो फिर उसको आगे चल करके उनको जोड़ा गया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो पंचायती राज का जो विकास है वो विकास क्रम किस प्रकार से चला उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले समितियां बनाई गई। अब समिति ये बनाई गई कि भारत आजाद हुआ था, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो गुलामी से जब आजाद हुए तो किस तरीके से देश चले, ये सबसे बड़ी बात थी कि देश चलेगा कैसे, देश चलाएगा कौन। तो समस्या थी कि देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले क्या है, कुछ कार्यक्रम चलाए गए जिसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम था कि सभी समुदायों का विकास करना है, सभी समुदायों को लगातार विकास करना है, सबको लेकर चलना है साथ में। तो 1952 में इसकी शुरुआत की गई। दूसरा था राष्ट्रीय विस्तार सेवा। ठीक है, सेवाओं को विस्तार करना है आपका 1953 में। अच्छा, दो चल रही थी हमारी कार्यक्रम, दो चल रहे थे। एक तो था आपका राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम, दूसरा था राष्ट्रीय विस्तार सेवा। तो इन दोनों की जांच करने के लिए कि क्या ये खरे उतरे हैं, क्या ये जो दोनों कार्यक्रम थे इसमें बढ़िया तरीके से काम हुआ है, इसकी जांच के लिए एक समिति बनती है, बलवंत राय मेहता समिति। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बलवंत राय मेहता समिति बनती है। अब समिति बनी तो समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी, 1957 में। समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी, तो 1957 में समिति अपनी रिपोर्ट देती है। और रिपोर्ट में उसने बोला कि अब देश को क्या है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश करी। इसने क्या किया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया जाए, मतलब कि क्या है, स्थानीय स्वशासन को पर इसने जोर दिया। अब क्या हुआ कि 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दी गई। एग्जाम में बहुत पूछते हैं कि सबसे पहले किस समिति की सिफारिश पर 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था, तो बलवंत राय मेहता समिति। पहला क्या था कि 3 स्तरीय होनी चाहिए। पहला तो हो ग्राम पंचायत, गांव में पंचायत बनाई जाए, फिर उसके ऊपर पंचायत समिति होनी चाहिए, और तीसरा है आपका जिला परिषद, तो जिला परिषद होना चाहिए। अब तीनों में एक चीज डाली गई, तीनों में ये चीज डाली गई कि ग्राम पंचायत का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष तरीके से होना चाहिए, लोग अपने प्रधान को स्वयं चुन सके। पंचायत समिति और जिला परिषद के जो चुनाव है, अध्यक्ष के चुनाव है, वो अप्रत्यक्ष तरीके से हो। किस तरीके से हो, अप्रत्यक्ष तरीके से हो, ध्यान रखना इस चीज को। और ग्राम सभा में क्या है, ये प्रत्यक्ष तरीके से इसका अध्यक्ष चुना जाए। तो जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, डीएम। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। आगे बात करते हैं। तो पंचायती राज लाया गया, और जब इस व्यवस्था लाई गई इसकी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, तो सबसे पहले जो स्वीकार करने वाला राज्य था, इसको स्वीकार कब किया गया, तो जनवरी 1958 में इसको स्वीकार किया गया। और पहला राज्य जो बना वो था आपका राजस्थान। भारत का पहला राज्य पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला कौन सा था। पायलट प्रोजेक्ट ही एक तरीके से चलाए जा रहे थे कि अभी देखते हैं, करके देख लेते हैं, अगर ठीक होता है तो अच्छी बात है, इसको पूरे देश में फैलाया जाएगा। तो सबसे पहला जो राज्य निकल के आया था वो क्या था, राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो 2 अक्टूबर कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 को। अगर नीचे नहीं दिखाई पड़ रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 2 अक्टूबर 1959 को इसकी शुरुआत हुई थी। कहां पर हुई थी, राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा हुआ था ये। दूसरा राज्य कौन सा बना था, तो दूसरा राज्य बना था आपका आंध्र प्रदेश। इसको ध्यान रखना कि दूसरा राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश था 1959 में। ठीक है, तो जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतना ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला राज्य ध्यान रखना, दूसरा राज्य ध्यान रखना। तो ये समिति जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद क्या कोई समिति बनती है, तो बिल्कुल समिति बनती है।
तो अशोक मेहता समिति आई। दूसरी समिति कौन सी आई? अशोक मेहता समिति। इस समिति की कब बनाया गया था? 1970 में बनाया गया, 1977 में। किसने बनाया? जनता पार्टी सरकार ने बनाया। इसने रिपोर्ट अपनी कब दी थी? 1978 में। अब रिपोर्ट जनता पार्टी सरकार ने बनाया था और बलवंत राय मेहता समिति किसने बनाया था? कांग्रेस सरकार में ये बनी थी। तो बलवंत राय मेहता अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट दी, उसमें 132 सिफारिशें थी। एग्जाम में बहुत पूछ देते हैं कितनी सिफारिश थी, तो 132 सिफारिश थी। और बलवंत राय मेहता समिति की एक खास बात थी कि उन्होंने बोला कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको त्रिस्तरीय नहीं होना चाहिए, उसको द्विस्तरीय होना चाहिए। एक होना चाहिए जिला स्तर पर, एक होना चाहिए मंडल स्तर पर, ऐसा उन्होंने बोला पंचायत। तो इन्होंने कितनी समिति की सिफारिश करी थी? द्विस्तरीय, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन क्या हुआ कि जनता पार्टी की सरकार आगे चल के 1 साल बाद 1978 में भंग हो जाती है, तो उसके बाद ये सिफारिशें लागू नहीं हो सकी। तो अशोक मेहता समिति की कभी भी सिफारिशें लागू हो नहीं सकी, इसको ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। मेन पॉइंट है कब आई, कब रिपोर्ट दी, कितनी सिफारिशें थी और भंग हो गई, तो इसलिए इसकी सिफारिशें लागू नहीं हो पाई। और कितने स्तरीय इनके इन्होंने बोला था, तो द्विस्तरीय के बारे में बोला था। आगे बात करते हैं जीवी के राव समिति। तो जीवी के राव समिति कब आई? 1985 में आई। 1985 में तीसरी समिति थी जीवी के राव। अब जब ये समिति आई तो इसका प्रमुख बिंदु क्या था? तो इसमें एक ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि डीएम की जो विकासात्मक भूमिका है उसको सीमित कर दिया गया। मतलब ऐसा नहीं हो कि अब डीएम जो चाहे वो मनमानी करेगा, उसकी विकासात्मक मामले में जो भूमिका थी उसको सीमित कर दिया गया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अधिकतर एग्जाम में पूछते हैं, इसको ध्यान रखना। आगे बात करते हैं चौथी समिति कौन सी थी? एलएम सिंघवी समिति। तो सिंघवी समिति ने क्या सिफारिशें दी और कब आई? तो सिंघवी समिति जो थी 1986 में आई। 1986 में फिर से राजीव गांधी सरकार इसको लेकर आती है। कांग्रेस के टाइम पे राजीव गांधी सरकार इसको लेके आई एलएम सिंघवी समिति को। अच्छा, इसमें जो प्रमुख बातें थी, 3 बातें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पहला क्या है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, पंचायतों के लिए संवैधानिक दर्जे की जो सिफारिश की गई थी वो आपकी एलएम सिंघवी समिति के द्वारा ही की गई थी। दूसरा जो प्रमुख बिंदु है वो है आपका ग्राम सभा की जो महत्ता पर, कि ग्राम सभा होना चाहिए, ठीक है। ग्राम सभा क्या है कि लोकल बॉडीज, लोकल स्तर पर जो गांव के लोग हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक ग्राम सभा का होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ग्राम सभा की महत्ता पर जोर किसने दिया था? एलएम सिंघवी समिति ने दिया था। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यायिक अधिकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनकी स्थापना करी जाए। मतलब ऐसा है कि अधिकरण बना दिए जाए। अब गांव का आदमी है, अगर कहीं जाएगा, मान लीजिए कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट चला जाता है, तो उसके तो जमीन जायदाद बिक गई। मतलब एक केस, अब भारत में इतने केस पेंडिंग है, लाखों केस पेंडिंग रहते हैं, तो केस लड़ते लड़ते उसने पता चला कि जितना पूंजी घर में थी, जितना उसके जमीन थी, सारी चली गई, पूरी जड़ी खत्म हो गई। तो इसी तरीके से जो न्यायिक अधिकरण बनाए जाए, ट्रिब्यूनल्स बना दिए जाते हैं, जिसमें क्या होगी, एक विशेष काम के लिए विशेष ट्रिब्यूनल बना दिया जाए। तो न्यायिक अधिकरण जो होते हैं वहां पर किसान जा सकता है और अपनी समस्या को समाधान वहां पर कर सकता है। गांव का आदमी जा सकता है, वहां पर अपनी समस्या को समाधान करवा सकता है। तो इस तरीके से न्यायिक अधिकरणों की स्थापना की सिफारिश किसने करी थी? एलएम सिंघवी। तो तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं अगली समिति कौन सी थी? थंगुन समिति। थंगुन समिति कब आई थी? 1988 में। 1988 में आई थी थंगुन समिति। और थंगुन समिति की जो सिफारिशें थी वो क्या थी? 3 बहुत इंपॉर्टेंट सिफारिशें इसकी भी थी। वैसे तो बहुत सारी थी, लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है उसे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहला कहते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं को 5 वर्षीय कार्यकाल। अच्छा, पंचायतों के लिए 5 वर्ष की पंचायत जो होनी चाहिए, पंचायतों का गठन कितने वर्ष का होना चाहिए? 5 वर्ष का। ये किसने बोला था? ये थंगुन समिति ने ही सिफारिश करी थी इसकी। दूसरा है कि महिलाओं को आरक्षण, बहुत मस्त ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महिलाओं को आरक्षण, तो महिलाओं को आरक्षण देने के लिए किस समिति ने सिफारिश करी थी? थंगुन समिति ने करी थी। और तीसरा कि राज्य वित्त आयोग का गठन, पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन की सिफारिश किसने करी थी? तो थंगुन समिति ने। 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थंगुन समिति से, एलएम सिंघवी से भी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको पढ़ो जल्दी से, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, कुछ मेन इंपॉर्टेंट पार्ट और बचे हुए हैं तो उनको हम जल्दी से खत्म करते हैं। तो चलिए जल्दी से बचे हुए सारे के सारे जो मेन पॉइंट रह गए उनको खत्म करते हैं। तो अगली समिति जो हमारी इंपॉर्टेंट थी थंगुन समिति के बाद, वो थी गाडगिल समिति। अच्छा, गाडगिल समिति कब आई थी? 1988 में आई थी। इसकी सिफारिशें क्या थी? इसने 2 प्रमुख सिफारिशें करी थी। एक क्या था कि संविधान संशोधन लाया जाए, कि देखो एक काम करो कि संविधान संशोधन लाओ, उसको संविधान में जोड़ दो पंचायती राज को, और संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर दो, तो इनको ज्यादा हम बाध्यकारी बना सकते हैं, विशेष जोर दे सकते हैं, ठीक है, कि लोगों के भले के लिए। दूसरा क्या था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा दे दिया जाए। बस ये इंपॉर्टेंट था कि संवैधानिक दर्जे की मांग बहुत जोर शोर से किसने करी थी? तो गाडगिल समिति ने बोला था कि संवैधानिक जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इनको संविधान संशोधन लेके आओ और संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दो। इससे क्या होगा कि इससे इन्हें बाध्यकारी बनाया जा सकता है, और दूसरा क्या है कि बढ़िया फोर्सेबल अब लागू करा सकते हैं, क्योंकि लोगों की समस्याओं का समाधान इससे होता है। आगे बात करेंगे जब संवैधानिकरण किया गया तो उसमें क्या निकल के आया? तो काफी राजीव गांधी सरकार आई, तो राजीव गांधी सरकार ने इसको पास कराने की कोशिश करी, 64वां संविधान संशोधन लेके आई। उसके बाद आपकी कौन सी सरकार? उसके बाद आपकी सरकार है जनता पार्टी की। तो जनता पार्टी सरकार जब आई तो वो भी इसको पास कराना चाहते थे, तो जनता पार्टी सरकार ने इसको पास कराने की सोची।
वीपी सिंह की सरकार आई, तो वीपी सिंह की सरकार आई तो उसने भी पास कराने की सोची तो वो भी नहीं पास करा पाए। फिर बाद में आके 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार आती है, तो नरसिम्हा राव सरकार ने इसको लोकसभा में पेश किया, सितंबर 1991 में पेश किया, और सितंबर 1991 में पेश करने के बाद उन्होंने लोकसभा में पेश किया, बाद में राज्यसभा में, और ये 73वां संविधान संशोधन बनकर पारित हुआ। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसको पूरी दोनों सदनों से पारित कर दिया गया और 24 अप्रैल 1993 से इसको प्रभावी बना दिया गया। ठीक है, तो पंचायती राज जो व्यवस्थाएं हैं उसको प्रभावी कब बनाया गया? 24 अप्रैल। इसीलिए पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान रखना इस चीज को। तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ठीक है, पंचायती राज दिवस, इसको भी हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि 73वां संविधान संशोधन से क्या नई चीजें जुड़ी। तो ये भाग 9 जोड़ा गया। ध्यान रखना, हमारे संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9, और इसमें अनुच्छेद जोड़े गए। अनुच्छेद आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ, काफी इंपॉर्टेंट है। एक नई अनुसूची जुड़ी, जिस 11वें नंबर की अनुसूची, और विषय कितने हैं पंचायतों में? तो 29 विषय हैं, काफी एग्जाम में आते हैं। इसके लिए न्यूनतम उम्र कितनी तय हुई? तो 21 वर्ष। तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, भाग 9, 11वीं अनुसूची, 29 विषय, 21 वर्ष उम्र। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, एसटी और एससी के लिए सीटों का आरक्षण किया गया कि जिस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू होगी उसकी जनसंख्या के आधार पर एससी और एसटी की सीटें बांटी जाएंगी, लेकिन प्रत्येक में 1/3, मतलब 1/3 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है। कितनी? 1/3। तो एग्जाम में बहुत पूछते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं में क्या महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है? बिल्कुल सीट रिजर्व है, 1/3 सीट रिजर्व है। आगे बात करते हैं कि कार्यकाल कितना है। तो पंचायतों का वैसे कार्यकाल कितना तय किया गया? 5 साल। लेकिन अगर मान लीजिए कोई पंचायत भंग हो जाती है 2 साल बाद, 2 साल बाद भंग हो जाती है, तो अगले 3 साल जो बचे हुए हैं उसके लिए, तो क्या 2 साल के बाद नया 5 साल के लिए चुनाव होगा? तो बिल्कुल नहीं। 6 महीने या इससे कम रहते हैं तो चुनाव हो जाता है, लेकिन अगर ज्यादा बचता है समय तो चुनाव नहीं होगा। जो नई पंचायत बनेगी वो शेष समय के लिए बनेगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो नई पंचायत बनेगी वो शेष समय के लिए बनेगी, अगर 6 महीने से कम का समय है। ठीक है, 6 महीने से कम, मतलब 6 महीने से कम समय बचा है तो नई पंचायत नया 5 साल टेन्योर करेगा। अगर मान लीजिए 2 साल में खत्म हो गई कोई पंचायत, तो बचे हुए 3 साल के लिए वो पंचायत बनेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि 5 साल के लिए बन जाएगी, तो उसको ध्यान रखना है। आगे हम अनुच्छेद के बारे में बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्टिकल 243 क्या कहता है? परिभाषा बताता है पंचायती राज की। आर्टिकल 243 ए क्या कहता है? ग्राम सभा के बारे में बताता है, ग्राम सभा का गठन, कार्यकाल जो भी है इसके बारे में बताता है। बी में क्या है? ये पंचायतों का संविधान क्या होगा? 243 बी, 243 जोड़ते जाना है इसमें, ABCD मैंने लिख दिया है। सी में गठन के बारे में बताया गया है, 243 सी में गठन के बारे में बताया गया, पंचायतों का गठन। सीटों का आरक्षण किस प्रकार से होगा? डी में बताया गया है। कार्यकाल कितना रहने वाला पंचायतों का? ई में बताया गया है। अयोग्यताओं के बारे में क्या बताया गया? आयोग किस प्रकार से आयोग ठहराए जा सकते हैं? तो एफ में। जी में शक्तियों के बारे में बताया गया है। एच में बताया गया कर, कि कर रोपण किस तरीके से पंचायतें करेंगी, महिला कर जो टैक्स लेंगी वो सारी चीजें, और हर 5 वर्ष के लिए पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, ये आई में बताया गया है। जे में क्या है? लेखा परीक्षण करना, कितना खर्च हुआ, कितना बाकी है, कितना जरूरत है। ठीक है, लेखा परीक्षण जे में बताया गया है। के में चुनाव के बारे में बताया गया है। एल में संघीय क्षेत्रों पर लागू होने को लेकर बताया गया है कि किस प्रकार से हम केंद्र शासित प्रदेश जो है वहां पर लागू कर सकते हैं। एन में पहले से विद्यमान जो कानून है उनके बारे में बताया गया है। और ओ में क्या है? आपका चुनाव मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। ध्यान रखना कि चुनाव के मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप, पंचायती चुनाव के मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक है। ठीक है, लेकिन अगर कोई वैसा निर्वाचन संबंधित कोई मामला जाता है तो इस चुनाव संज्ञान ले सकता है, इसका न्यायालय संज्ञान ले सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट समितियां थी, हमने हर समिति के इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लिए हैं। तो इसी तरीके से इसको 2-3 बार रिवीजन कर लेना, यहाँ से बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एग्जाम में यहाँ से पूछा ही पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना बहुत है, लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करते रहो, बहुत सारे एग्जाम्स है। तो जय हिंद। ठीक है।